गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं डू एस डायरेक्टेड। इस प्रकार के क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू एस डायरेक्टेड, निर्देशानुसार कीजिए। डू एस डायरेक्टेड का क्या मतलब है? निर्देशानुसार कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ सेंटेंस हैं। दे डिड देयर वर्क, दे डिड देयर वर्क। क्या डायरेक्शन है? मेक निगेटिव, इसका हमें निगेटिव बनाना। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेक इंट्रोगेटिव। थर्ड है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यूज इट। द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, use so that। if he takes a taxi, he will reach the station on time। इसमें use unless in place of if। ये कुछ सेंटेंस है। परीक्षा में इसी प्रकार के सेंटेंस आते हैं। डू एस डायरेक्टेड के रूप में सेंटेंस दिया रहता है और उसमें निर्देश रहता है, तो उनको हम निर्देशानुसार हमें करना पड़ता है, क्योंकि डू एस डायरेक्टेड का मतलब ही है निर्देशानुसार कीजिए। अब हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हमें क्या करना है? इसको मेक निगेटिव, यानी निगेटिव बनाना है। कौन सा सेंटेंस है जी? दे डिड देयर वर्क, मेक निगेटिव। अब हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो पहले हम ये देखेंगे जो सेंटेंस है, SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस हमें इसके हम जब प्रकार के बारे में बात करते हैं तो सेंटेंस होते हैं, यदि हम अर्थ की दृष्टि से देखें, अर्थ की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? अर्थ, यानी जो सेंटेंस है उसका अर्थ किस प्रकार का निकलता है, इस दृष्टि से हम देखेंगे ना, तो हमें जो सेंटेंस मिलेंगे वो मिलते हैं असर्टिव सेंटेंस। सेकंड मिलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा मिलता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड मिलता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ मिलता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ क्या मिलता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये सारे ये 5 सेंटेंस किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। फर्स्ट है असर्टिव, सेकंड है इंट्रोगेटिव, थर्ड है इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। लेकिन इसी को जब हम स्ट्रक्चर या रचना की दृष्टि से देखते हैं, किसकी दृष्टि से? रचना, यानी वाक्य की जो रचना है वो किस प्रकार की है, उस दृष्टि से देखेंगे। इसमें हमने वाक्य का मीनिंग कैसा है उसकी दृष्टि से देखा, तो 5 सेंटेंस मिले। हम रचना की दृष्टि से देखेंगे तो हमें 3 सेंटेंस मिलेंगे। एक सिंपल मिलेगा, दूसरा कंपाउंड मिलेगा और तीसरा मिलेगा कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या मिल जाएगा? हमें कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये है सेंटेंस का क्लासिफिकेशन, है ना, वर्गीकरण। सेंटेंस अर्थ की दृष्टि से कितने हैं? 5। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। यहाँ देखेंगे जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं इनको हम समझ लेते हैं कि कैसे हैं। असर्टिव, असर्ट करना माने किसी चीज का वर्णन करना, बताना किसी बात के बारे में, एक प्रकार का तथ्य होता है असर्टिव में। जैसे हमने बताया द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकेंड सेंटेंस जी असर्टिव है। और इंट्रोगेटिव क्या होगा? इंट्रोगेटिव में हम ये कह सकते हैं डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सूर्य पूर्व में उगता है? ये हमने प्रश्न पूछ लिया तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। ये हमने कथन बताया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक प्रकार का स्टेटमेंट बताया, तो ये असर्टिव था, ये इंट्रोगेटिव था।
अब हम इम्परेटिव देखेंगे। जैसे हमने कहा गो टू मार्केट, इसमें हमने आज्ञा दे दी गो टू मार्केट, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। फिर है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में हमारी इच्छा बताई जाती है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव हो गया। एक्सक्लामेटरी कैसे होगा? एक्सक्लामेटरी होगा एलास हाय ही इज नो मोर, अलास ही इज नो मोर, ये अपना असर्टिव। तो हमने यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से 5 सेंटेंस बताए हैं, परंतु अभी भी हमें चूंकि निगेटिव बनाना है तो निगेटिव की चर्चा हुई नहीं है। चूंकि हमें मेक निगेटिव सेंटेंस बनाना था, तो हमने सेंटेंस के बारे में बताया। अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस 5 है, ये इनके एग्जाम्पल है। रचना की दृष्टि से सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है। इनके बारे में अभी यहाँ पर जानकारी नहीं दी जा रही, अलग से वीडियो में इसकी जानकारी है। तो अर्थ की दृष्टि से हमने देखे, अर्थ की दृष्टि से 5 सेंटेंस है। अब हम क्या देख रहे हैं? हर सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस हैं, हर सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है। हर सेंटेंस कैसा होता है? अफर्मेटिव और नेगेटिव जरूर हो। जैसे असर्टिव है, हमने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदित होता है, तो ये कैसा सेंटेंस है? ये असर्टिव है, पर असर्टिव में इसमें सकारात्मक अर्थ निकलता है। द सन राइजेस, इसको हम मिटा देते हैं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें क्या बताना है? जो हमने सेंटेंस बताए हैं आपको, वे सारे के सारे सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? वे सारे के सारे सेंटेंस 2 प्रकार के हैं। कैसे? जैसे हमने कहा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदित होता है। ये अप है तो असर्टिव, परंतु असर्टिव में अफर्मेटिव है। यदि हम इसी को कह देते हैं द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, इसमें नॉट आ गया तो जी निगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन यदि हम इनको इसमें प्रश्न पूछ लें तो क्या होगा? डज द सन राइज इन द ईस्ट, डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सूर्य पूर्व में उदित होता है? तो ये प्रश्न हो गया। तो हमने सेंटेंस के बारे में देखा है कि हर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा और नेगेटिव होगा। ये तो इंट्रोगेटिव है, तो हमें सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन बताया है उसके अलावा हम इन पर विशेष ध्यान रखते हैं, परीक्षा में ये आती है। जैसे आया नेगेटिव बनाई थी, तो नेगेटिव की सेंटेंस के प्रकार में चर्चा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर है। तो ये होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका नेगेटिव ये बना द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, डज द सन राइज इन द ईस्ट। तो सेंटेंस हमने कितने प्रकार के देखे? तो सेंटेंस हमने देखी हैं, एक देखा है अफर्मेटिव, दूसरा हमने देखा है नेगेटिव, और तीसरा हमने देखा है इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या देखा है? इंट्रोगेटिव। तो परीक्षा में होता ये है कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, इस अफर्मेटिव को हमें या तो नेगेटिव बदलना पड़ता है या इंट्रोगेटिव बदलना पड़ता है। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो इसे हमें या तो अफर्मेटिव बदलना पड़ता है या इंट्रोगेटिव बदलना पड़ता है, और यदि इंट्रोगेटिव है तो या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। इस प्रकार से हमें परीक्षा में बदलने के लिए आती है। कैसे ध्यान देंगे? क्या ध्यान देना है हमें कि जो सेंटेंस है यदि अफर्मेटिव है तो उसे हमें या तो नेगेटिव में बदलना पड़ेगा या इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव है तो या तो अफर्मेटिव में या इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव है तो या तो अफर्मेटिव में या नेगेटिव में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिया गया है दे डिड देयर वर्क, किस प्रकार का है? ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव को हम किस में बदलना है? हमें नेगेटिव में। हमें अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी की चर्चा नहीं की जाएगी, ये किसी अन्य वीडियो में होगी। तो हमारी हेडिंग क्या बन गई है? हमारी हेडिंग बन गई है अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना। क्या हेडिंग बनी? अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना, नेगेटिव में बदलना। एक सेंटेंस जो अफर्मेटिव है उसे हम नेगेटिव में कैसे बदलें? तो जो भी हमें सेंटेंस दिया जाता है
उसमें हमें दो चीजें देखना पड़ती हैं। कोई भी सेंटेंस में हमें वर्ब देखना है। क्या देखनी है हमें? वर्ब। फिर वर्ब देख लिया आपने, इसके बाद हमें वर्ब का फॉर्म देखना है। वर्ब कौन से फॉर्म में दी गई है? पहले आपको वर्ब देखना, इसके बाद वर्ब का हमें फॉर्म देखना। जब हम वर्ब का फॉर्म देखेंगे तो हमें वर्ब या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो आपको क्या करना है? डू नॉट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। क्या करना है? यदि वर्ब का हमने फर्स्ट फॉर्म मिला तो डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। फिर अगला क्या है? यदि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म मिला तो आप क्या कर देंगे? डिड नॉट धन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे। यदि हमें वर्ब में एस या ईएस मिलता है तब हम क्या करेंगे? डज नॉट धन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता तो डू नॉट धन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता तो डिड नॉट धन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि वर्ब में एस या ईएस मिलता तो डज नॉट धन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में यदि हमें वर्ब मेन वर्ब नहीं मिली तो हमें क्या मिलेगी? हमें एच भी मिलेगी। क्या मिलेगी? हमें एच भी। यदि हमें एच भी मिलती है तो हम क्या करेंगे? एच भी धन नॉट रखेंगे। क्या रखेंगे? एच भी धन नॉट। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो यहाँ वर्ब के बारे में देखो। सेंटेंस में वर्ब, सेंटेंस में वर्ब जो है कैसे मिलेगी? क्या होता है? कोई भी सेंटेंस है उसमें एक ही वर्ब होगी। यदि केवल एक तो वो मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब है तो इन पर चर्चा करना है। पहला रूप है उसका, तो दूसरा है कि एस या ईएस है। यदि हमें किसी सेंटेंस में दो वर्ब दी गई हैं तो पहली वर्ब होगी एच भी और दूसरी होगी एम भी। मतलब अगर हमें एक वर्ब दी है तो वो हेल्पिंग मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एस या ईएस के बारे में ध्यान देना। और यदि जी नहीं है, दो वर्ब है तो एक हेल्पिंग वर्ब कहलाई, तो इसके हिसाब से काम करना। बाई चांस हमें कभी तीन वर्ब दी गई हैं तो पहली क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, दूसरी क्या हो और लास्ट की क्या होगी? मेन वर्ब, और बीच की क्या होगी? सपोर्टिंग वर्ब। कौन सी होगी? सपोर्टिंग वर्ब। तो हमें यदि मेन वर्ब मिलती है तो इन तीनों पर चर्चा होना। यदि हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो हेल्पिंग वर्ब का जी नियम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट रख देना है। करेक्ट है। तो अब हम जो सेंटेंस हमारे पास है, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है दे डिड देयर वर्क। क्या सेंटेंस? दे डिड देयर वर्क। दे डिड देयर वर्क। इस वाक्य में दे तो है सब्जेक्ट, डिड क्या है? डिड है वर्ब, देयर वर्क जे ऑब्जेक्ट है। तो इसमें वर्ब क्या है? डिड। डिड कितनी वर्ब है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, और जब एक वर्ब है तो इन तीनों में से कोई एक फॉर्म होगा उसका, या तो फर्स्ट फॉर्म होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा। किसी सेंटेंस में हमें ये देखनी है कि वर्ब, पहले तो वर्ब देखना, फिर उस वर्ब का हमें फॉर्म देखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक ही वर्ब है तो हमें फॉर्म देखना है। तो हमने डिड कौन सा फॉर्म है? देखो, एक वर्ब है डू। कौन सी वर्ब है? डू। दूसरी है डिड, तीसरी है डन। डू डिड डन। एक फॉर्म होता है डूइंग। तो जो डिड है ये कौन सा फॉर्म है? डिड है सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म का रूल क्या है? डिड नॉट धन V1। आंसर क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे दे। ठीक है, दे आ गया। अब डिड नॉट दूसरा रूप है, हम लिख देंगे डिड नॉट। और फिर जो दूसरे रूप को किस में बदल देना है हमें? फिर फर्स्ट में बदलना, डू आ गया। दे डिड नॉट डू, अब हम लिखेंगे देयर और वर्क। दे डिड नॉट डू देयर वर्क। जो पहला वाला सेंटेंस था दे डिड देयर वर्क, उसको निगेटिव में बनाना है तो क्या करना था? हमने वर्ब देखी, कितनी वर्ब थी? एक ही वर्ब थी। एक वर्ब थी तो हम उसके फॉर्म देखेंगे, क्योंकि वो या तो फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी या सेकंड में या एस या ईएस में। तो हमने देखा कौन सा फॉर्म है? डिड, डू पहला, डिड दूसरा,
डन तीसरा, डूइंग चौथा। तो हमने देखा कि डिड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो जी नियम लिखा, डिड नॉट धन V1, तो दे डिड नॉट, फिर डिड का हो गया डू देयर वर्क। अब देखो हम जो नियम लिखे हैं इन्हीं इसी के आधार पर एक दो सेंटेंस और समझा दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं और समझा दे रहे हैं, तो ये तो हो गया उसका आंसर, दे डिड देयर वर्क का दे डिड नॉट डू देयर वर्क। यदि एक और सेंटेंस की बात करें तो जैसे जी है यू राइट आ लेटर, इसमें कितनी वर्ब क्या है, वर्ब राइट है, कितनी वर्ब है, वर्बों की संख्या केवल एक है। तो हम इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, अब हम इसका रूप देख लेंगे। राइट कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट, तो डू नॉट लिखेंगे, दे यू डू नॉट राइट आ लेटर। अब यदि हमें एक ऐसा जी सेंटेंस मिल गया है, यू आर राइटिंग आ लेटर, इसमें देखेंगे हम वर्ब क्या है, वर्ब है आर और राइटिंग, दो वर्ब है। कितनी वर्ब है, दो, तो दो है यदि तो पहली तो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी मेन वर्ब है। तो जब हेल्पिंग वर्ब हो तो मेन वर्ब से मतलब नहीं है, तो इसमें तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का क्या रूल लिखवाया कि हेल्पिंग वर्ब की बात नॉट रखना, यू आर नॉट राइटिंग आ लेटर। अगर एक हेल्पिंग वर्ब है तो फिर हमें रूप देखना है, पहला दूसरा या तीसरा, और यदि दो हैं तो उसमें फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी तो नॉट बस लगा देना। तो ये था पहला सेंटेंस, उसको हमने नेगेटिव कैसे बनाया। अब इसके बाद में हम पहुंचते हैं सेकंड नंबर 2 पर। सेकंड नंबर 2 क्या है, पहले ये देख लो सेकंड 1 में हमने बताया क्या गया है। सेकंड 1 में हमने बताया सेंटेंस के प्रकार बताए, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से थे 5 प्रकार के। अब पहला था असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा था ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लामेटरी। फिर हमने रचना की दृष्टि से बताए थे, रचना की दृष्टि से 3 हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। चूंकि हमें बदलना है निगेटिव में तो हमने अर्थ रचना अर्थ सेंटेंस के प्रकार बता दिए, परंतु निगेटिव अभी भी नहीं आया। तो क्या होता है, जो हमने अर्थ की दृष्टि से बताए थे 5 सेंटेंस, वे सभी सेंटेंस दो दो प्रकार के हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव, यानी एक पॉजिटिव अर्थ देता है और एक निगेटिव अर्थ देता है। तो उन्हीं को हम अफर्मेटिव और निगेटिव बोलते हैं। कोई सेंटेंस है तो वो असर्टिव, लेकिन वो पॉजिटिव मीनिंग देगा तो अफर्मेटिव बन जाएगा, निगेटिव मीनिंग देगा तो निगेटिव बन जाएगा। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रो है तो वो इंट्रोगेटिव, लेकिन वो पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव रहेगा। नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो हर सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव होता है, तो हमने उसी में अफर्मेटिव को हमने नेगेटिव में बदल दिया था। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है माई मदर इज कुकिंग फूड, ये लिखा है एक सेंटेंस, माई मदर इज कुकिंग फूड। ये वाला जो सेंटेंस है किस प्रकार, 3 सेंटेंस में यदि चर्चा करें, कौन कौन सी पर चर्चा करें, अफर्मेटिव पर, नेगेटिव पर और इंट्रोगेटिव पर। तो ये कौन सा प्रकार होगा, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंट्रोगेटिव नहीं है, इसमें नॉट नहीं है तो नेगेटिव नहीं है, तो कौन सा है, ये अफर्मेटिव है। तो हमें अफर्मेटिव को बनाना किसमें है, इंट्रोगेटिव में बदल देना है। तो हमारी जो हेडिंग होगी पढ़ने की वो क्या होगी कि किसी अफर्मेटिव को ए को, यानी अफर्मेटिव को आई में, आई मतलब इंट्रोगेटिव में बदलना। अफर्मेटिव को किस में बदलना सीख रहे हैं हम, इंट्रोगेटिव में। क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमें एक सेंटेंस आया है माई मदर इज कुकिंग फूड, ये अफर्मेटिव है, इसे हमें इंट्रोगेटिव बदलना। ये कैसे बदलते हैं यहाँ पर देख लीजिए। पहला काम, जो भी सेंटेंस हमें दिया है उसकी हम वर्ब देखते हैं। तो वर्ब हमने अभी इसके पहले बताई है। वर्ब अगर एक वर्ब है कि 2 वर्ब है, ठीक है, एक वर्ब है तो हमें उसके रूप देखना, और 2 वर्ब है तो उसमें एक पहली कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हम उसी हेल्पिंग वर्ब से क्या करेंगे, आगे कर देंगे हेल्पिंग वर्ब को। तो अब देखो वर्ब देखना। दूसरा क्या काम है कि संख्या पता करना। अगर एक है तो उसका फॉर्म देखो आप, फॉर्म में क्या होगा, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या करना, डू रखेंगे, फिर सेंटेंस रखेंगे
और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड रखेंगे और सेंटेंस में V1 कर देंगे। तो चूंकि सेकंड फॉर्म होगा तो उसमें उसको हम सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि वर्ब में एस या ईएस रखा है तो आप क्या करेंगे, डज पहले रख देंगे। डज के बाद जो सेंटेंस है उसमें V1 करेंगे, यानी एस या ईएस को हटा देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यदि हमें एक वर्ब नहीं दी गई, दो वर्ब दी गई, इसमें दो वर्ब दी गई तो वो होगी AHV। वो क्या होगी, AHV होगी। या यदि हेल्पिंग वर्ब भी साथ में जैसे इसमें है तो हमें क्या करना, पहले हम AHV लिख देंगे, फिर हम उस सेंटेंस को रखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसा करेंगे। एग्जाम्पल द्वारा इनको समझ लीजिए आप। पहला एग्जाम्पल जैसे लिखा है, I see a film। इसमें जी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें हम वर्ब देखेंगे, कितनी वर्ब है, एक ही वर्ब है। को क्या नाम उसका, सी। कौन सा फॉर्म है, जी है। तो क्या नियम है इसका, सेंटेंस के पहले डू रखना, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस रखना, फिर उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना। आई सी आ फिल्म, आंसर हो गया डू आई सी आ फिल्म। यदि हमें दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई सा आ फिल्म। आई सा आ कितनी वर्ब है, इसमें एक ही वर्ब है, क्या है वो, सा है। तो अब हम इसका रूप देखेंगे, क्योंकि ये या तो ये अगर एक वर्ब है तो पहला रूप होगा या दूसरा रूप होगा। तो ये सा दूसरा रूप है। दूसरा रूप है तो नियम है डिड रखो पहले, फिर सेंटेंस में जो दूसरा रूप है ना उसको पहले में बदलो और क्वेश्चन मार्क लगाओ। आंसर क्या होगा, डिड, फिर आई और सा का क्या होगा, सी आ फिल्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और देखो तीसरा, यदि मान लीजिए ही सीज आ फिल्म, इसमें क्या है, वर्ब है सीज, क्या है, कौन सा फॉर्म है जी, एस फॉर्म है। तो एस फॉर्म है तो क्या करना, तो हमें क्या करना है, पहले हमें डज लगा देना, फिर ही लिखना, जो एस लगा था उसको हटा देंगे, सी आ फिल्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यदि हमें एक ही वर्ब दी गई है तो हम वर्ब के फॉर्म देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म है तो पहले डू, फिर सेंटेंस, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमने सेंटेंस था आई सी आ फिल्म, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तो पहले डू आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर सी आ फिल्म। इसमें यदि हमें सेकंड फॉर्म है तो पहले डिड, फिर जो सेकंड फॉर्म था वाक्य में उसमें उसको फर्स्ट फॉर्म में बदल देना और क्वेश्चन मार्क। तो क्या था, आई सा आ फिल्म, सा सेकंड फॉर्म है तो डिड आई सी आ फिल्म। फिर नेक्स्ट क्या है, ही सीज आ फिल्म, इसमें एस फॉर्म है, एस फॉर्म है तो पहले डज रख देना, फिर वाक्य में जो एस लगा था उसको हटा देना। अब यदि हमें एक बार में नहीं मिली, कितनी बार में मिली, दो बार में मिली। तो देखो दो बार में यदि हमें मिली है तो हम क्या करते हैं, मान लो हमें मिली हुई है कि ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश। इसमें वर्ब क्या है, वर्ब इज भी है और लर्निंग भी है। कितनी वर्ब है, दो। तो दो वर्ब है तो इसका मतलब है पहली कहलाएगी हेल्पिंग और दूसरी कहलाएगी मेन वर्ब। तो इसमें अब हमें फॉर्म नहीं देखना, एक वर्ब है तब देखना है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई, हेल्पिंग वर्ब मिली तो उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है। लिखा ना नियम, पहले रखो हेल्पिंग वर्ब को, तो इज को हमने रख दिया पहले। और क्या करेंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखेंगे, इज ही लर्निंग, इज ही लर्निंग इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मतलब यदि हमें दो वर्ब मिली, तीन वर्ब मिली, चार वर्ब मिली तो उनमें हमें अब मेन वर्ब को नहीं देखना, हेल्पिंग वर्ब मिली कहलाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले बस रखना। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे जी लिखा है, ही हैज बीन कॉलिंग, ही हैज बीन कॉलिंग मी। इसमें वर्ब क्या है, हैज और बीन। कितने कितने, हैज बीन और कॉलिंग, कितने शब्द हैं इसमें, एक हैज है, एक बीन है और एक कॉलिंग है, तीन शब्द हैं। तो पहली कौन सी है, पहली हेल्पिंग वर्ब होगी और लास्ट क्या होगी, मेन वर्ब होगी और बीच की क्या होगी, ये सपोर्टिंग वर्ब होगी। तो अगर हमें हेल्पिंग वर्ब मिली है तो हेल्पिंग वर्ब को उठाना, किसको उठा देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, केवल सपोर्टिंग नहीं उठाना, ना मेन उठाना। तो हमने हैज उठा दी, फिर लिखेंगे ही
और फिर क्या रखेंगे, क्योंकि हेज तो यहाँ आ गई इसलिए बचा है बीन, और क्या बचा, कॉलिंग और मी। इस प्रकार से हमने जी इंट्रोगेटिव में बदल दिया। तो हमने ए को आई में बदलने के लिए आपको कुछ नियम बताए थे। वर्ब देखना, वर्ब अगर ए का ही है तो उसका हम फॉर्म देखेंगे। फॉर्म या तो फर्स्ट फॉर्म होगा, या सेकंड फॉर्म होगा, या थर्ड, या एस या ईएस होगा, या हेल्पिंग वर्ब होगी। और हेल्पिंग वर्ब कब होगी, जब दो वर्ब होंगी। और तो हम दो वर्ब हैं तो हम क्या करना कि उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में उस हेल्पिंग वर्ब को उठाना, इंट्रोगेटिव बना रहे और पहले रख देना। अब हमें जो सेंटेंस दिया गया है उस पर हम चर्चा करें। सेंटेंस क्या दिया गया है, सेंटेंस हमें ये दिया है माई मदर इज कुकिंग फूड। अब बताओ इस सेंटेंस में कितनी वर्ब दी गई हैं। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि इज और कुकिंग दो वर्ब दी गई हैं। तो दो वर्ब दी गई हैं तो पहली वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी वर्ब होगी मेन वर्ब। तो जब हेल्पिंग वर्ब है तो क्या नियम बताया, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, पहले आएगा इज, इज के बाद में लिखेंगे माई मदर। क्योंकि हम इज को यहाँ ले आए इसलिए अब ये इज नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा कुकिंग। कुकिंग के बाद में हम लिखेंगे फूड और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये हमने दूसरे वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदल दिया। इंट्रोगेटिव में किसी भी अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलना है, उस वाक्य की वर्ब देखना। वर्ब अगर एक ही है तो हम उसकी फॉर्म देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म की, थर्ड फॉर्म। और यदि दो वर्ब है तो फिर इसका मतलब है एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना। जैसे कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों थी, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखा और वाक्य को जो कहते हैं रख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। जी अपना दूसरा वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे वाले सेंटेंस में देख रहे हैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। देखो क्या लिखा है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये है नंबर 3, स्विमिंग SWIMMING, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ, क्या करना है हमें, इट का प्रयोग करना है इसमें। किसका, इट। देखो इट का प्रयोग जब हम करते हैं, इसको समझो आप कि इट का जब हम प्रयोग करेंगे तो उससे वाक्य शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, वाक्य की शुरुआत इट से ही होगी। और इट के बाद में फिर वर्ब आएगी। इट के बाद में क्या आएगी, वर्ब। और इट क्या बन जाएगा, इट सब्जेक्ट बन जाएगा। यदि सब्जेक्ट बनेगा तो अभी जो सेंटेंस है उसमें भी कोई ना कोई शब्द सब्जेक्ट होगा, उसको हम हटाएंगे अभी। तो हमने इट लिख दिया पहले, इट के बाद में हमने स्विमिंग सब्जेक्ट है तो इसको अभी के लिए होल्ड कर दिया। क्या लिखेंगे, इज लिख देंगे, आ लिखेंगे, गुड एक्सरसाइज भी लिख देंगे। ये इतना हमने लिख दिया। इट इज अ गुड एक्सरसाइज, यह एक अच्छा व्यायाम है। अब बचा था स्विमिंग, उसका क्या करना है। तो अभी जो सब्जेक्ट बना है नाउन है, तो अभी अब हमें लास्ट में रखेंगे, क्या करके रखेंगे, टू स्विम। क्या कर देंगे इसको हम, टू स्विम। अब इसका मतलब है तैरना एक अच्छा व्यायाम है। और अभी भी इसका मतलब है कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है। अभी ये था जीरंड, क्या बना था, जीरंड। जीरंड क्या होता, जीरंड का मतलब है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यदि वो नाउन का काम करे। किसका काम करे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यदि नाउन का काम करे तो वो नाउन, तो वो जीरंड होता। लेकिन अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो फिर वो पार्टिसिपल होगा। क्या होगा, पार्टिसिपल। देखो जी है, जी आंसर हो गया इसका। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्योंकि जीरंड की बात चली है तो जीरंड के बारे में बता रहे हैं। जीरंड का है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल भी क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो दोनों ही वर्ब के आईएनजी फॉर्म है, तो हमें पता कैसे चलेगा जीरंड कौन है और पार्टिसिपल कौन है। तो क्या होता है, इनके काम बता देते हैं। कौन बताएगा, कार्य बता देंगे कि जीरंड है कि पार्टिसिपल। जीरंड किसका काम करता है, जीरंड नाउन का काम करता है। और पार्टिसिपल किसका काम करता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है।
अब नाउन का क्या काम है? नाउन का काम या तो वो सब्जेक्ट बनती है या ऑब्जेक्ट बनती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बनती है। एडजेक्टिव का क्या काम है? किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव का काम है। तो जीरंड का मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो किसका काम करे? नाउन का। पार्टिसिपल का क्या है? आईएनजी फॉर्म है, लेकिन काम किसका करे? एडजेक्टिव का। तो अभी यहाँ से समझ में नहीं आया, अब हम एग्जाम्पल द्वारा बता रहे हैं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यदि किसका काम कर दे? नाउन का, तो वो जीरंड। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यदि एडजेक्टिव का काम कर दे तो वो पार्टिसिपल। नाउन का मतलब या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे हमने लिखा है एक सेंटेंस, रीडिंग इज माई हॉबी। रीडिंग इज माई हॉबी, तो पढ़ना मेरा शौक है। इसमें रीडिंग कहाँ लिखा है? रीडिंग सब्जेक्ट के बाद, पहले जहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए वहाँ आ गया। वर्ब के आईएनजी फॉर्म ने सब्जेक्ट काम किया, तो सब्जेक्ट का काम नाउन करती है, इसलिए जी क्या है? जी एक जीरंड होगा। क्या होगा? ये जीरंड होगा। अब देखो, यदि हम लिखें सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, देखो इसमें सीइंग कहाँ है? वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पे। सब्जेक्ट के स्थान पे है मतलब किसका काम कर रहा? जी नाउन का काम कर रहा। बिलीविंग कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट के इज के बाद है। सीइंग इज बिलीविंग, तो जे भी जीरंड है और बिलीविंग भी जीरंड है। सीइंग भी जीरंड और बिलीविंग भी जीरंड, दोनों ही, क्योंकि ये दोनों नाउन के काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर सीइंग सब्जेक्ट का काम करता तो नाउन हुई, और जे किसका काम है? जे कॉम्प्लीमेंट का काम है, तो जे जीरंड हो गया। क्योंकि नाउन के काम है या तो सब्जेक्ट का काम करना, या ऑब्जेक्ट का काम करना, या कॉम्प्लीमेंट का काम करना, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। जी आगे समझाए जाएंगे, अभी अपने तरह देखें तो जो जीरंड हो गया वर्ब का आईएनजी फॉर्म। लेकिन अब जो पार्टिसिपल कैसे होगा? ये पार्टिसिपल इस प्रकार से होगा, देखें जैसे हमने लिखा है, क्या लिखा? आई सा आ, ठीक है, आई सा आ फ्लाइंग, आई सा आ फ्लाइंग काइट। मैंने एक उड़ती हुई पतंग देखी। देखो फ्लाइंग भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, लेकिन जी कर क्या रहा है? जी काइट के बारे में जानकारी दी रहा, काइट की विशेषता बतला रहा। आई सा आ फ्लाइंग काइट, मैंने एक उड़ती हुई पतंग देखी। तो पतंग क्या है? पतंग नाउन है। नाउन की अगर कोई विशेषता बतला है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म ने किसका काम किया है? यहाँ पर एडजेक्टिव का काम किया, इसलिए जी क्या होगा? इसलिए जी पार्टिसिपल होगा। जी क्या होगा? पार्टिसिपल। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यदि नाउन का काम करे तो वो जीरंड। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यदि किसी नाउन की विशेषता बतला दे, मतलब एडजेक्टिव का काम करे, तो वो पार्टिसिपल होता है। जैसे एक और एग्जांपल देख रहे हैं, आई सा आ शिप बर्निंग विथ फ्लेम्स, बर्निंग विथ फ्लेम्स, मैंने एक जहाज देखी, कैसी थी? बर्निंग विथ फ्लेम, जो ज्वालाओं से जल रही थी। तो बर्निंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, लेकिन क्या कर रहा है जी? ये शिप के बारे में जान, शिप कैसी? शिप जलती हुई से, आग की ज्वालाओं से जलती हुई। तो बर्निंग ने क्या किया? नाउन की क्वालिफाई कर दी, नाउन के बारे में बताया, नाउन की विशेषता बतलाई, इसलिए ये बर्निंग जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है यहाँ पर पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल के बारे में आपको पता चल गया। अब ये जो स्विमिंग था, चूंकि सब्जेक्ट था तो क्या बना था? जीरंड था। इसको हमने जीरंड से हटा करके हमने क्या बना दिया? इन्फिनिटिव बना दिया, टू स्विम कर दिया। वाक हमारा पूरा का पूरा, क्योंकि वाक अभी इसी से शुरू था, अब हमने इट से शुरू करने के लिए कहा गया, तो इट से शुरू हो गया। इट इज अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम, ये अपना तीसरे का आंसर था। अब अपन पहुंचते हैं सेंटेंस नंबर 4 पर। सेंटेंस 4 क्या कहता है, इसको देखते हैं। सेंटेंस 4 कह रहा है, द बॉक्स इज वेरी हैवी, द बॉक्स इज वेरी हैवी।
बक्सा बहुत भारी है। ही कैन नॉट लिफ्ट इट, वाक्य है द बॉक्स इज वेरी हैवी। सेकंड क्या है, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। क्या डायरेक्शन, सो दैट से बनाना है इसको, किससे मिला देना है इसे हमें सो दैट से मिलाना। अब देखो सो दैट एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सो दैट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सो दैट का वाक्य में क्या काम है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। सो दैट क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। इसका मतलब है जो सेंटेंस हमें दिए गए हैं उनमें से एक सेंटेंस काम होगा और दूसरा सेंटेंस उस काम का परिणाम होगा। जो भी हमें सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से एक सेंटेंस क्या होगा, काम, दूसरा क्या होगा, उसका परिणाम। इनको पढ़ो आप। द बॉक्स इज वेरी हैवी, बॉक्स बहुत भारी है। ही कैन नॉट लिफ्ट इट, वह उसे नहीं उठा सकता। इन दोनों में वह उसे, बक्सा बहुत भारी है, इसका क्या परिणाम होगा, परिणाम ये होगा कि वह उसे उठा नहीं सकता। तो पहला वाला जो वाक्य है ये है काम और दूसरा वाला जो वाक्य है ये है परिणाम, रिजल्ट। तो अब हमें एक ये पता चल गया है, एक वाक्य है काम, दूसरा है उसका परिणाम। तो यदि हमें उनको सो दैट से मिलाना है तो जो वाक्य काम है उसमें हमें सो रखना है। जो वाक्य काम है उसमें क्या रखना है, हमें सो, और जो वाक्य परिणाम है उसके पहले रखना है दैट। दोनों रख गए। जो वाक्य काम है उसमें रखना है सो, देखो इसमें ये नहीं बताया पहले रखना, वाक्य के अंदर रखना है सो, और परिणाम जो बताता है उस परिणाम के पहले रख देना है हमें दैट। अब पता चल गया हमें सो कहाँ रखना, तो सो रखेंगे हम, सो एक एडवर्ब बन जाएगा। सो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। और एडवर्ब का काम क्या होगा, नाउन की विशेषता, वो वर्ब की विशेषता बतलाना, किसी दूसरे एडवर्ब की बताना या एडजेक्टिव की बताना। तो ये इन्हीं के आसपास होगा। अब देखो इसमें द बॉक्स इज वेरी हैवी, द बॉक्स इज, अब जो वेरी है ये किसकी विशेषता है, हैवी की। और हैवी क्या है, हैवी एडजेक्टिव है तो उसकी विशेषता के लिए वेरी आ गया। तो वेरी को अब हटा देंगे क्योंकि ये उसका स्थान सो ले लेगा। जी वेरी एडवर्ब था तो अब सो को एडवर्ब बनना है तो इसको हटा दिया, सो रख गया। द बॉक्स इज सो हैवी, पहला वाक्य रख गया है सो। अब हमें दूसरे वाक्य के पहले केवल दैट लगा देना है, दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। तो यदि हमें दो वाक्य दिए गए हैं, दोनों को हमें सो दैट से मिलाना है तो करना क्या पड़ता, दोनों को पढ़िए आराम से, पता करिए कि कौन सा वाक्य काम है और कौन सा है परिणाम। जो परिणाम है उसके पहले दैट लगाइए और जो काम है उसमें सो रखिए। लेकिन सो को हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि सो जब रखा जाएगा तो वो एडवर्ब बन जाएगा। तो यदि उसमें वेरी है तो वेरी एडवर्ब का काम करेगा, उसको हटा के वहाँ रख दीजिए। और यदि नहीं है तो वर्ब के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, उस एडजेक्टिव के हम पहले रख देंगे सो को। ये अपना आंसर हो गया, द बॉक्स इज वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट। आंसर क्या बन गया, द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। तो ये अपना सेंटेंस नंबर 4, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 5। तो इसको हम मिटा देते हैं। सेंटेंस नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। सेंटेंस नंबर 5 क्या कहता है, सेंटेंस नंबर 5 कहता है इफ ही टेक्स ए टैक्सी। सेंटेंस 5 है इफ ही टेक्स आ टैक्सी, यदि वह टैक्सी लेता है, he will reach the station on time, he will reach the station on time। यदि वह टैक्सी लेता है वह स्टेशन पर समय से पहुंच जाएगा। इसमें करना क्या है, हमें इसमें हमें यूज अनलेस, इसका प्रयोग कर देना, अनलेस का, क्योंकि इफ तो पहले ही से है तो इफ को हटा करके किसका करेंगे हम प्रयोग, अनलेस का। अब देखो पहले हम अनलेस और इफ दोनों के मीनिंग देख रहे हैं। इफ का मतलब है यदि, इफ का क्या मतलब है, यदि, और अनलेस, अनलेस का मतलब है यदि नहीं। अनलेस का क्या मतलब है, यदि नहीं।
इसका मतलब है अनलेस में इफ भी जुड़ा है और नॉट भी जुड़ा है। अनलेस में क्या जुड़ा, इफ और नॉट। तो जब हम अनलेस रखेंगे तो उसमें दो शब्द रख जाएंगे, इफ रख जाएगा और अनलेस रख जाएगा। इफ रख जाएगा और अनलेस दो शब्द रखेंगे, तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ता। अब देखो यहाँ पर जैसे जिस सेंटेंस था इफ, तो वहां पर हमने रखा अनलेस। अनलेस जैसे ही रखा तो क्या क्या रख गए, तो नॉट भी साथ में रख गया है। ठीक है, तो अनलेस आ गया, ही आ गया, टेक का हो जाएगा टेक्स, आ टैक्सी, कामा आ गया। अब देखो ना, अभी अर्थ क्या था, यदि वह टैक्सी लेता है, अब अनलेस में रखा तो नॉट साथ में जुड़ा, अब क्या मतलब हो गया, अनलेस ही टेक्सी, टैक्सी मतलब यदि वह टैक्सी नहीं लेता है। तो अभी क्या था, वह समय से पहुंच जाएगा यदि टैक्सी लेता है। तो चूंकि इसका भाव नेगेटिव बन गया, तो अगले को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें नॉट जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ा नॉट, क्योंकि जैसे अनलेस रखा उसमें नॉट क्या हो गया, नॉट रख गया है। और यदि पहले से रखा होता तो हम हटा देते, क्योंकि अनलेस में लगा है नॉट। क्योंकि इसमें नॉट था नहीं तो हमने अनलेस रखा, तो दूसरे वाले वाक्य में हम नॉट लगाएंगे। यदि दूसरे में लगा है तो हटा देंगे। ही विल नॉट रीच द स्टेशन, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। तो जब कभी हमें अनलेस को जोड़ना है इफ के स्थान पर, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अनलेस का मतलब इफ और नॉट। इफ हटाया आपने तो अनलेस रखा, तो नॉट भी साथ में रखा है। यदि नॉट साथ में रखा है तो यदि इसी वाक्य में नॉट होता तो हम हटा देते, और दूसरे वाक्य में होता तो उसको भी हटा देते। नहीं, उसको नहीं हटाते, क्योंकि यदि इसमें एक जगह का कहीं का भी हटाना है। तो इस प्रकार से हमने इसका बना लिया। क्योंकि इफ को हम अनलेस में कैसे बदलते हैं और अनलेस को इफ में कैसे बदलते हैं, इसका अलग से वीडियो बना है, उसको आप देख लेंगे। क्योंकि यहाँ चूंकि बहुत से सेंटेंस से मैं समझाना था, तो संक्षिप्त में यहाँ पर बताया है। इफ को अनलेस में कैसे बदलते हैं, अनलेस को इफ में कैसे बदलते हैं, रेकॉर्ड सर की क्लास पे आप देखेंगे तो बहुत से वीडियो मिलेंगी, उनको आप समझेंगे तो आपसे आप बड़ी आसानी से बन जाएगा। अलग अलग प्रकार के सभी के वीडियो डले हैं। सो दैट से कैसे मिलाना, इट का प्रयोग कैसे करना, नेगेटिव कैसे बनाना, इंट्रोगेटिव कैसे बनाना, सभी के एक एक वीडियो, एक एक का दो दो चार चार वीडियो डले हुए हैं। उनको आप देखो, उनको आप अध्ययन करें तो आपसे ग्रामर बन जाएगी। ये तो अभी केवल डूएस डायरेक्टेड था, उसके लिए सभी बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं, उनके बारे में अलग अलग बताया है। अब सभी को हमने विस्तृत रूप में बताने की कोशिश की है। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और यदि आप किसी अन्य विषय पर, ग्रामर पे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस विषय पर भी वीडियो हो, तो कमेंट हमें बताइए, उस पर हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। देखते रहिए रेकॉर्ड सर की क्लास।